हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व कैसा होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये सब कुछ डिस्कस करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी अ वोल्टेज सिग्नल, इट कैन बी अ पावर सिग्नल और इट कैन बी अ करंट सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द amplitude of weak electrical signals like voltage signal, power signal और current signal। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कैटेगरी में आने वाला एम्पलीफायर है। तो अगर हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये है हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, जो कि एक टू स्टेज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। क्योंकि ये एक टू स्टेज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर है तो हमने यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। ये हमारे पास पहला ट्रांजिस्टर Q1 और ये है हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर Q2। ये जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किए हैं ये हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किए हैं। ये है हमारे पास एमीटर, ये है हमारे पास बेस और ये है हमारे पास कलेक्टर। इसी तरह से इसका एमीटर ये होगा, इसका बेस ये होगा, इसका कलेक्टर ये होगा। और दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं। आपको कैसे पता चला कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं? क्योंकि इसमें एरो जो है वो हमने बाहर की तरफ ड्रॉ किया है, तो हमने यहाँ पर यूज किए हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स वाले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डॉटेड लाइन से इधर वाली स्टेज है ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेज, और डॉटेड लाइन से उधर वाली जो स्टेज है वो हमारे पास जो है वो है सेकेंड स्टेज ऑफ दिस एम्पलीफायर। दोनों स्टेजेस में आपको कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए R1 R2 जो है वो हमने इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। जिस भी डिवाइस में R1 R2 इस तरह से कनेक्ट किए होते हैं ये फॉर्म करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में हम R1 R2 को इस तरह से कनेक्ट करते हैं और इनका काम होता है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करवाना, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लेके आना। तो यहाँ पर भी आपको एक R1 R2 का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा फर्स्ट स्टेज में, और R1 R2 का सेम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये कॉम्बिनेशन जो है इस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करेगा, इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लेके आएगा, और R1 R2 का ये कॉम्बिनेशन मींस ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट ट्रांजिस्टर Q2 को बाइसिंग करेगा और इसे एक्टिव रीजन में लेके आएगा। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, रेजिस्टेंस RE, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा सेकंड स्टेज में। इन रेजिस्टेंसेस को हम बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का काम होता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना। हर ट्रांजिस्टर का एक अपना ऑपरेटिंग पॉइंट होता है और वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो एक्टिव रीजन में रहना चाहिए। अगर आप ट्रांजिस्टर से प्रॉपरली वर्क करवाना चाहते हैं, वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए इन सैचुरेटेड रीजन एंड इन कट ऑफ रीजन, वो एक्टिव रीजन में रहना चाहिए ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में रखने के लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस RE। हमने यहाँ पर भी यूज किया है, ये एमीटर के साथ कनेक्टेड है इसलिए हम इसे बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, कैपेसिटर CE, और इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं बायपास कैपेसिटर। बायपास कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है जिसे हम XC से डिनोट करते हैं वो होती है 1/2 पाई न्यू C। डीसी के लिए
न्यू की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो XC जो है DC के लिए XC जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि न्यू की वैल्यू 0 होती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये AC सिग्नल्स को बड़े आराम से अपने में से पास होने देगा। AC की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो XC जो है वो कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है ये अपने में से AC सिग्नल्स को आराम से पास होने देगा, इन्हें ये लो रिएक्टेंस पाथ जो है वो प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ पर ये कैपेसिटर ना लगाएं, बाईपास कैपेसिटर ना लगाएं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या होगा, तो उस केस में आरई के अक्रॉस जो है वो सिग्नल ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण जो अफेक्टिव वैल्यू होगी इनपुट सिग्नल की बिटवीन एमिटर एंड बेस वो कम हो जाएगी। और वो कम होने की वजह से जो हमारा एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है वो कम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कम हो, हम चाहते हैं कि एम्पलीफायर जो है हमें वोल्टेज गेन करके दे, मींस यहाँ पर हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे। इसलिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटी, यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर CE का यूज करते हैं इन पैरेलल विद RE। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा AC सिग्नल जो है वो इस कैपेसिटर से पास होता हुआ ग्राउंड में चला जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, और कम से कम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर एमिटर और बेस के बीच में अफेक्टिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल भी जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, कम नहीं होगा, जिसके कारण हमारा वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। हमें अच्छा खासा वोल्टेज गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छी खासी एम्पलीफिकेशन देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा जो कि कैपेसिटर है C1, इसे हम बोलते हैं इनपुट कैपेसिटर। ये क्या करता है, ये जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है इसमें जो भी DC कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये ब्लॉक करने के काम आता है, उनको ये रोक देता है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है DC कंपोनेंट्स के पाथ में इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से अगर हमारे AC इनपुट सिग्नल में कोई भी DC कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो यहीं ब्लॉक हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, हम यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस AC वोल्टेज सोर्स, जिसे हमने VS से डिनोट किया है। ये हम इसके बेस में देंगे, ये ट्रांजिस्टर जो है अपना काम करेगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में NPN ट्रांजिस्टर काम करेगा, और ये क्या करेगा, सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करके देगा। जब हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की वर्किंग डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस एम्पलीफिकेशन करके देता है। अगर आपका सिग्नल इस तरह से ये है तो हमें जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इस तरह से होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा विद इनपुट सिग्नल, बट वो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। ये एम्पलीफाइड सिग्नल को हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज की इनपुट में देना है। तो इसके लिए हमें एक कपलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और वो कपलिंग डिवाइस यहाँ पर हम यूज करेंगे एक ट्रांसफॉर्मर की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, जो कि एक कपलिंग ट्रांसफॉर्मर है जिसे हम T1 से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफॉर्मर की, और यह है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर हमने एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, जिसके कारण हमने यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वो कम दिए हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं वो ज्यादा दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल मिला है आउटपुट की फॉर्म में, वो इस प्राइमरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस अपीयर होगा, और ये एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल जो है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होगा थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पर ये जो सिग्नल यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, ये क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेज के नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट किया जाएगा। मींस पहली स्टेज और नेक्स्ट स्टेज को जो कपल करने का काम कर रहा है वो ये ट्रांसफॉर्मर कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है यहाँ पर एज अ कपलिंग डिवाइस हमने यूज किया है। जो सेकंड स्टेज होगी वो सेम तरह से एम्पलीफिकेशन करेगी जैसे फर्स्ट स्टेज ने एम्पलीफिकेशन किया है, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो अगेन 180 डिग्री का हमें फेज शिफ्ट करके देगा। अगर आपका इनपुट सिग्नल यहाँ पर ऐसे है, इस ट्रांजिस्टर के लिए ये इनपुट सिग्नल का काम करेगा। ये इनपुट सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होके हमें मिलेगा यहाँ पर आउटपुट में, और यहाँ पर भी हमने एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। ये है हमारे पास आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स, ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और जो हमें आउटपुट ऑब्टेन होगी वो इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस ऑब्टेन होगी। यहाँ पर हमने ये सिग्नल दिया और ये इसके लिए इनपुट का काम करा, और ये यहाँ पर एम्पलीफाइड फॉर्म में
आउटपुट की फॉर्म में हमें मिलेगा। और ये सिग्नल अगर ऐसे है तो हमें जो आउटपुट मिलेगी यहाँ पर वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलेगी। और ये जो कलेक्टर के अक्रॉस हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल ऑब्टेन होगा आउट ऑफ फेस विद दिस इनपुट सिग्नल, वो इन प्राइमरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस अपीयर होगा। और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये जो सिग्नल है वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में ट्रांसफर होगा और यहाँ पर हमें जो है वो आउटपुट देखने को मिलेगी जो कि होगी हमारे पास एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज। तो जिस फेस में हमारे पास इनपुट सिग्नल था उसी फेस में हमें फाइनली यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज जो है वो देखने को मिलेगी। 180 डिग्री का शिफ्ट इसने प्रोड्यूस किया, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट इसने प्रोड्यूस किया, तो टोटल फेस शिफ्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं 0 डिग्री। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर जो है वीक वोल्टेज सिग्नल को, वीक एसी वोल्टेज सिग्नल को हमें जो है वो एम्पलीफाई करके देता है। यहाँ पर जो ये काम हो रहा है वो 2 स्टेज एम्पलीफिकेशन हो रही है और यहाँ पर एक स्टेज की आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट के साथ कपल किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कपलिंग डिवाइस, जो कि यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर की फॉर्म में यूज किया है। इसलिए इस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। This amplifier comes under the category of multi-stage amplifier in which previous stage is connected to the next stage using a coupling transformer। तो ये जो एम्पलीफायर है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें हम प्रीवियस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, कपल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलिंग डिवाइस, जो कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर होगा। इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इंस्टेड ऑफ कपलिंग कैपेसिटर लाइक इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर कपलिंग एनी 2 स्टेजेस। देखिए स्टूडेंट्स, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज से कपल कर रहे थे। यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगाकर आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का भी, जो कि एक 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। उसमें हमने पहली स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर का यूज करके, जबकि हम यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें हम कपलिंग कैपेसिटर का ना यूज करके एक स्टेज को प्रीवियस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज के साथ कपल करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये फर्क है हमारे पास आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में। Here transformer is used for as a coupling device that couples the AC output voltage of one stage to the input of next stage। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं एज अ कपलिंग डिवाइस, जो पहली स्टेज की आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट के साथ कपल करता है। जो हमें यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट मिली थी वो यहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर के थ्रू नेक्स्ट स्टेज की इनपुट के साथ कपल होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है और दिखाया गया है। तो अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर आ जाएगा, जो कि एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा इन एनपीएन ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। और यहाँ पर हम वीक इनपुट वोल्टेज सिग्नल देंगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर होगा, जो कि अगेन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर की फॉर्म में। और इन दोनों स्टेजेस को कपल करने के लिए जो हम कपलिंग डिवाइस यूज करेंगे वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। पहली स्टेज की आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट बनाने के लिए हमने जो कपलिंग डिवाइस यूज किया है वो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज किया है और यहाँ पर हमें एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, जो कि हमारे पास सेम फेस में होगी जिस फेस में हमारा क्या था, इनपुट सिग्नल था। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज प्रोड्यूस करेगी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट जो है वो सेकंड स्टेज प्रोड्यूस करेगी। तो टोटल फेज शिफ्ट हो जाएगा 360 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का, जिसके कारण जो हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारे पास सेम फेज में होगी विद इनपुट वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसी कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए कंस्ट्रक्शन। It consists of 2 single stage common emitter transistor amplifiers. In each stage resistors R1 R2 form a potential divider arrangement for proper biasing of transistor। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये 2 स्टेज एम्पलीफायर है तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स दिखाई देंगे और दोनों कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो हैं वो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर से कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये है हमारे पास पहला ट्रांजिस्टर Q1, ये है हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर Q2।
ये कॉमन एमीटर है, एमीटर टर्मिनल जो है वो कॉमन रहेगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। और दोनों स्टेजेस में आपको R1 R2 जो हैं वो इस तरह से कनेक्ट हुए दिखाई देंगे। जिस भी डिवाइस में R1 R2 इस तरह से कनेक्ट होते हैं ये फॉर्म करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, और इसका काम होता है ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग करना, मींस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लेके आना, तभी ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। द रजिस्टर RE हेल्प्स इन बायस स्टेबलाइजेशन फॉर कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। यहाँ पर आपको एमीटर के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस RE, और इसका काम होता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करना। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो एक्टिव रीजन में रहना चाहिए, इट शुड नॉट शिफ्ट इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेटेड रीजन। तो उसमें हमारे पास ये हेल्प करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करता है, और ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं बायस स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो RE जो है वो ट्रांजिस्टर की बायस स्टेबलाइजेशन करने में काम आता है। C is called low bypass capacitor which provides low reactance path to AC signal। RE के पैरेलल में आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं लो बाईपास कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो होती है 1/2 पाई न्यू सी। डीसी के लिए XC जो है वो इनफाइनाइट होता है, और AC की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से XC जो है वो कम रहता है। मींस CE जो है AC सिग्नल को बड़े आराम से अपने में से पास होने देता है। अगर हम यहाँ पर CE ना लगाएं तो क्या होगा ये वो देखते हैं। In absence of CE, a signal voltage drop is developed across RE and it reduces the effective value of input signal between base and emitter, and as a result, gain of first stage is reduced। अगर हम यहाँ पर CE नहीं लगाएंगे तो AC सिग्नल जो है वो इसमें से पास होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से एमिटर और बेस के बीच में अफेक्टिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी पहली स्टेज का जो वो गेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल की एम्पलीफिकेशन मिले। तो हम यहाँ पर RE के पैरेलल में CE लगाते हैं ताकि AC सिग्नल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो, और यहाँ पर कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, और यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल मिले बिटवीन एमिटर एंड बेस। तो ये लो बाईपास कैपेसिटर जो है AC सिग्नल को अपने में से पास होने देता है, क्योंकि ये AC सिग्नल्स को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। The capacitor C1 blocks DC components present in input AC signal and therefore prevent the shifting of operating point of next stage या फिर इनपुट स्टेज, जो भी आप कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक इनपुट कैपेसिटर C1 लगाया हुआ है। C1 जो क्या करता है, DC के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि न्यू की वैल्यू जो है वो DC के लिए 0 होती है। तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1/0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये DC कंपोनेंट्स को के लिए इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। अगर आपके इनपुट AC सिग्नल में DC कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो वो यहीं ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ट्रांजिस्टर लगा होगा उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। तो ये भी एक तरह से बायस स्टेबलाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में आप और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन में और क्या ऐड करके आएंगे। The coupling transformer T1 is used to feed the output of first stage to the input of next stage। हम यहाँ पर कपलिंग डिवाइस की फॉर्म में कपलिंग ट्रांसफार्मर T1 का यूज करेंगे, जो कि पहली स्टेज की आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के साथ कपल करेगा। The primary windings of transformer T1 acts as a collector load while secondary winding of T1 is connected between the potential divider and base of second stage। जो हमारे कपलिंग ट्रांसफार्मर T1 की प्राइमरी वाइंडिंग्स है P, उसे हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मींस ये एज अ कलेक्टर लोड की तरह काम करेंगे। जबकि RC कपल्ड एम्पलीफायर में यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा होता था जिसको हम RC से डिनोट करते थे, जबकि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होंगी वो एज अ कलेक्टर लोड काम करेंगी। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस RC कनेक्ट नहीं करेंगे जैसा हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर में किया था। और यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होगी इस कपलिंग ट्रांसफार्मर T1 की, वो हम कनेक्ट करेंगे बिटवीन बेस, एक टर्मिनल बेस के साथ कनेक्ट है और दूसरा टर्मिनल जो है पोटेंशियल डिवाइडर R1 R2 के साथ कनेक्ट है ऑफ दिस सेकेंड स्टेज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पहली स्टेज की आउटपुट वोल्टेज होगी वो नेक्स्ट स्टेज
की इनपुट वोल्टेज के साथ कपल हो जाएगी थ्रू दिस कपलिंग ट्रांसफार्मर T1. The weak electrical signal to be amplified is given to as input to the transistor Q1 through our AC voltage source Vs. जिस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है वो हम पहली स्टेज के ट्रांजिस्टर Q1 को इनपुट की फॉर्म में देंगे। एमीटर और बेस के साथ हमने एक इनपुट एसी वोल्टेज सोर्स Vs कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हमारा वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फर्स्ट स्टेज में एज अ इनपुट दिया जाएगा। एंड द एम्पलीफाइड आउटपुट AC वोल्टेज सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर T1, और जो हमारे पास फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज होगी वो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के अक्रॉस हमें ऑब्टेन्ड होगी। द कलेक्टर टर्मिनल्स ऑफ बोथ स्टेजेस आर कनेक्टेड टू DC सप्लाई प्लस VCC। दोनों स्टेजेस के जो कलेक्टर टर्मिनल्स हैं उन्हें हमने कनेक्ट किया हुआ है प्लस VCC DC सप्लाई के साथ, ताकि हमारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो ऑन हो सकें। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि आप इसकी वर्किंग में क्या लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसकी वर्किंग में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए वर्किंग। वीक AC वोल्टेज सिग्नल फ्रॉम AC वोल्टेज सोर्स Vs इज अलाउड टू पास बाय द कैपेसिटर C1 टू द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर Q1। जो हमारा AC वोल्टेज सोर्स है वो यहाँ से हमें वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा जो कि इस कैपेसिटर C1 की हेल्प से इस ट्रांजिस्टर के बेस में पास होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो AC सिग्नल्स को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, तो AC सिग्नल्स तो बड़े आराम से यहाँ से पास हो जाएंगे। बट जो हमारे DC कंपोनेंट्स होंगे वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे हमारे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो स्टेबल रहेगा। As the first stage is properly biased and operating point is stable, therefore signal is amplified by it। क्योंकि हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपरली बायस्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 connected in this form, and this emitter resistance and this bypass capacitor CE also helps in proper bias stabilization of this transistor। इन सभी कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने इस ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस किया हुआ है, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल किया हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करेगा और हमें इस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ पर देगा, और ये सिग्नल जो है इस सिग्नल के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा। आइए देखते हैं आगे। The amplified voltage signal appears across the primary winding of coupling transformer T1। ये जो हमारे पास यहाँ पर एम्पलीफाइड सिग्नल ऑब्टेन हुआ है वो इस कपलिंग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस अपीयर होगा। उसके बाद क्या होगा? द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस प्राइमरी इज ट्रांसफर टू द इनपुट दैट इज बेस ऑफ सेकंड स्टेज टू ट्रांसफार्मर T1 सेकेंडरी। यहाँ पर जो हमें वोल्टेज ऑब्टेन हुई है, एम्पलीफाइड वोल्टेज जो ऑब्टेन हुई है प्राइमरी के अक्रॉस, वो सेकेंडरी को ट्रांसफर होगी बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और ये सेकेंडरी से होते हुए ये जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी फर्स्ट स्टेज की, वो सेकंड स्टेज के इनपुट में दैट इज बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर Q2 में ट्रांसफर की जाएगी। The second stage renders the amplification in exactly same manner। जो सेकंड स्टेज है वो भी पहली स्टेज की तरह ही सिग्नल को क्या करेगी? एम्पलीफाई करेगी। यहाँ पर भी हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा, और फाइनल आउटपुट वोल्टेज जो है एम्पलीफाइड कुछ इस तरह से होगी, और वो यहाँ पर हमें प्राइमरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस हमें मिलेगी, और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल से वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर होगी, और हमें फाइनल आउटपुट वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस अपीयर होगी, जो कि सेम फेस में होगी विद इनपुट वोल्टेज। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसने प्रोड्यूस किया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसने प्रोड्यूस किया, तो टोटल फेज शिफ्ट जो हो गया हमारे पास वो हो गया 360 डिग्री, मींस 0 डिग्री। द रिजल्टेंट एम्पलीफाइड AC वोल्टेज सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर T2। जो हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज होगी वो आउटपुट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के अक्रॉस अपीयर होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स है वो इस कलेक्टर के लिए लोड का काम करेंगी। यहाँ पर भी हमने एक कलेक्टर रेजिस्टेंस RC नहीं यूज किया है, जैसे हमने RC कपल्ड एम्पलीफायर में यूज किया था। तो दोनों ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होंगी वो एज अ कलेक्टर लोड यहाँ पर काम करेंगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन RC कपल्ड एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी इसकी वर्किंग, कैसे ही हमें सिग्नल को, वीक इलेक्ट्रिकल AC सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करके देता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर।
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो हमें वोल्टेज गेन का वेरिएशन बताता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, दैट कर्व इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल और यहाँ पर हम लेंगे वाई एक्सिस पर वोल्टेज गेन, जिसे हम डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी पर आपका जो वोल्टेज गेन होता है वो कम होता है और जो हमारा वोल्टेज गेन होगा वो सिर्फ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसीज पर वोल्टेज गेन जो है वो अगेन डिक्रीज होगा, एक्सेप्ट एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर आपके पास वोल्टेज गेन जो है वो मैक्सिमम होगा। मींस यहां पर आपको एक पीक दिखाई देगा और जिस फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन मैक्सिमम होगा, मींस जहां पर आपको कर्व पे पीक दिखाई देगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करेंगे न्यू नॉट से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में आप क्या लिखेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। एक ऐसा कर्व जो हमें वोल्टेज गेन का वेरिएशन दिखाता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ एम्पलीफायर। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इट इज क्लियर दैट, इस कर्व से हमें ये क्लियर हो रहा है, द वोल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओनली ओवर अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो हमारा वोल्टेज गेन है वो सिर्फ एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ही कांस्टेंट रहेगा। यह है हमारे पास वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज जहां पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज गेन जो है वो देखने को मिलेगा। द गेन फॉल्स एट लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज पर आपका जो वोल्टेज गेन होगा वो फॉल होगा। द गेन ऑल्सो फॉल्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज एक्सेप्ट फॉर अ पीक एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। जो हाई फ्रीक्वेंसीज पर आपका वोल्टेज गेन जो है वो दोबारा से फॉल होगा, एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वहां पर आपको पीक दिखाई देगा कर्व में। मींस उस वैल्यू पर, उस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आपका वोल्टेज गेन जो है वो हाई रहेगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो है वो वेरी करता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो आप पहले हेडिंग मान लीजिए एडवांटेजेस। नो सिग्नल पावर इज लॉस्ट इन कलेक्टर और बेस रजिस्टर्स। इस एम्पलीफायर में कलेक्टर और बेस रजिस्टर्स में कोई भी सिग्नल पावर का लॉस नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इंपीडेंस मैचिंग। इस एम्पलीफायर की खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छी इंपीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। थर्ड, ड्यू टू एक्सीलेंट इंपीडेंस मैचिंग इट प्रोवाइड्स हायर वोल्टेज गेन। क्योंकि इंपीडेंस मैचिंग यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है तो ये हमें हायर वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड करता है। आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज है इट इज कॉस्टली, बल्की एंड रिक्वायरिंग ग्रेटर स्पेस। ये काफी कॉस्टली होता है, बल्कि होता है, ज्यादा स्पेस लेता है ये, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर्स का यूज होता है, जिसकी वजह से ये काफी कॉस्टली हो जाता है, बल्कि हो जाता है, ज्यादा स्पेस की डिमांड रखता है। पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एज गेन वेरीज कंसिडरेबली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो वोल्टेज गेन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। मींस ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल के साथ गेन जो है वो काफी हद तक जो है वो वेरी करता है। Frequency distortion is higher, that is low frequency signals are less amplified as compared to high frequency signals. फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं वो कम एम्पलीफाई होते हैं, जबकि हमारे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हैं वो ज्यादा एम्पलीफाई होते हैं। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो एक जैसे एम्पलीफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो आप हेडिंग बना लीजिए एप्लीकेशंस। पहली है मोस्टली यूज फॉर इंपीडेंस मैचिंग पर्पजेस। क्योंकि ये एम्पलीफायर जो है वो एक्सीलेंट इंपीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम मोस्टली इंपीडेंस मैचिंग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है यूज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए ये एम्पलीफायर यूज होता है।
थर्ड एप्लीकेशन है यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज नीडेड। जिन एप्लीकेशंस में हमें मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कराना होता है वहां पर हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की फुल डिटेल्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।